तो कल के लेक्चर में क्या क्या कॉन्सेप्ट हम लोग किए थे क्लियर, उसको जस्ट रिकैप करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो पहले तो हम लोग समझे थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपका बड़ा ब्रैकेट जिसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, राइट। बाद में उसका एंटिटी भी बोलते हैं, वो सारा डिस्कस करेंगे। बड़े ब्रैकेट के अंदर जो भी कंपाउंड रहेगा उसके बीच में किस तरह का बॉन्डिंग रहेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। किस तरह का बॉन्डिंग रहेगा, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल K4FeCN6, ठीक है। तो बड़ा ब्रैकेट इसको बोला है। इस बड़ा ब्रैकेट के अंदर में दिस इज कॉल्ड सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम या आयन फॉर्म में तो आयन बोलेंगे। सेंट्रल एटम जो रहेंगे 3D ब्लॉक के रहेंगे। किस ब्लॉक के रहेंगे, 3D ब्लॉक के रहेंगे। आयरन, कोबाल्ट, निकल, लाइक दैट, प्लैटिनम किस ब्लॉक के रहेंगे, 3D। क्योंकि ये जो सेंट्रल एटम है वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को ले रहा है। इट एक्ट्स लाइक एज ए एक्सेप्टर। सेंट्रल एटम जो है का बिहेवियर कैसा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। जैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, जैसे ए और बी दो एलिमेंट हैं, राइट। दोनों के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहां समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कॉन्सेप्ट यदि क्लियर नहीं होता है तो आप इस चैप्टर को नहीं पढ़ सकते। जैसे ए और बी दो एलिमेंट्स हैं, दोनों के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होने के लिए क्या है, जैसे मान लीजिए ए के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, राइट। तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो ये क्या करेगा, इस बॉन्ड बनाने के लिए बी के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। बहुत सारे कल एग्जांपल दिया हूं, उसको अब रिपीट नहीं करेंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन देगा उसको क्या बोलेंगे, डोनर। और यहां पर जो इलेक्ट्रॉन देगा और उसको क्या बोलते हैं, लिगेंड, LIGAND। जो इलेक्ट्रॉन देता है उसको लिगेंड बोलेंगे। जो इलेक्ट्रॉन लेगा बी, ये क्या है, एक्सेप्टर, इसको क्या बोलेंगे, सेंट्रल एटम। ये मेटल है बेसिकली, लेकिन मेटल में हम लोग क्या जानते हैं कि मेटल इलेक्ट्रॉन देता है। सोडियम, कैल्शियम, ये सारे क्या है, मैग्नीशियम, सारे इलेक्ट्रॉन्स देते हैं। लेकिन यहां पे उल्टा हो रहा है, मेटल क्या है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या लग गया, कौन लेगा, 3D ब्लॉक वाला मेटल, ठीक। क्योंकि डी ऑर्बिटल में उसके पास जगह खाली है। ये ए तभी इलेक्ट्रॉन बी को देगा जब उसके पास जगह हो। ए बी को तभी इलेक्ट्रॉन देगा जब उसके पास जगह हो। इलेक्ट्रॉन है भी लेकिन जगह नहीं रहेगा तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो जगह कैसे आएगा, क्योंकि डी ब्लॉक का लिए हैं मेटल्स, उसमें डी ऑर्बिटल खाली रहेगा। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉपर, आयरन का देखिए, कोबाल्ट का देखिए, निकल का, सब में देखिएगा 3D ऑर्बिटल खाली रहेगा। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के लिए दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन कि उसके पास जगह होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल कल आज ही एक वीडियो में दे रहा, बहुत अच्छा कोऑर्डिनेट बॉन्ड का एग्जांपल दिया है। जैसे मान लीजिए, ठीक है, कुणाल और स्नेहल फ्रेंड हैं। स्नेहल कुणाल से दोस्ती यानी शुरू में मिल रहे हैं, दोनों आदमी फ्रेंडशिप बनाना चाहता है, लेकिन स्नेहल के पास ऑलरेडी इतने फ्रेंड्स हैं कि उसके लिए जगह ही खाली नहीं है, राइट। इतने ऑलरेडी फ्रेंड्स हैं, स्नेहल भी चाह रहा है कि फ्रेंड्स बनाए, स्नेहल भी चाह रहा है कि फ्रेंड्स बनाए, लेकिन ऑलरेडी इतना बिजी है कि ये चाह के भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, यानी इसके पास जगह नहीं है उस फ्रेंड सर्कल के लिए, उसके पास जगह नहीं है। वही सेम चीज, जब तक बी के पास जगह नहीं होगा इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, तब तक कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। ये ध्यान देना है, राइट। अच्छा, दूसरा चीज, आप कोवलेंट बॉन्ड में क्या देखे थे, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होता है बराबर। कोई भी बिजनेस करें तो दोनों शेयर बराबर बराबर डालेंगे, इक्वल शेयरिंग कोवलेंट बॉन्ड में, राइट। लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या हो रहा है कि एक ही सारा कुछ दे रहा है। जैसे मेरा बर्थडे है तो आज जितने मेरे स्टूडेंट हैं या फैमिली मेंबर हैं
सुबह से लेकर रात तक जो भी खाएगा सारा पैसा मैं ही दूंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी नहीं खा रहा हूं, मैं भी खा रहा हूं, लेकिन सारा मैं ही दूंगा। वही चीज कोऑर्डिनेट का कॉन्सेप्ट है, सारा पैसा वो देगा लेकिन वो भी उस चीज को एंजॉय करेगा। राइट बेटे, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट देखे हैं। तो यहां पे डोनर एटम क्या हो जाता है, लिगेंड, और एक्सेप्टर क्या होता है, सेंट्रल एटम या आयन बोलते हैं। तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड में हम क्या डिस्कस करेंगे, बड़े, ये एक्चुअल में कोऑर्डिनेट कंपाउंड बड़े ब्रैकेट के अंदर में है। ये जो बाहर में ब्रैकेट के बाहर क्या है, K4, जो कि आज डिस्कस करेंगे, ये बड़े ब्रैकेट के चार्ज को बैलेंस कर रहा है, ये चार्ज को बैलेंस कर रहा है, उसको दे दे नाम मैं इंट्रोड्यूस करूंगा, सिर्फ चार्ज को बैलेंस कर रहा है। जैसे इसको यदि K4 को हटा दें, FeCN होल 6 -4, तो ब्रैकेट के बाहर वाला क्या है कि ये यदि इसको वाटर में, ये वाटर में डालें तो इसी तरह से डिसॉल्व हो जाएगा ना। तो ब्रैकेट के बाहर जो भी एटम या आयंस हैं वो क्या कर रहा है, बड़े ब्रैकेट के चार्ज को बैलेंस कर रहा है। इसीलिए बाहर वाले एलिमेंट को क्या बोलते हैं, काउंटर आयंस। हाँ, काउंटर आयन डिस्कस करेंगे इसको। काउंटर आयन क्या कर रहा है, बड़े ब्रैकेट पर, जैसे यहां माइनस चार्ज है तो काउंटर आयन कैटायन होगा, यदि प्लस चार्ज होगा तो काउंटर आयन एनायन हो जाएगा। ठीक है, उसको आज डिस्कस करेंगे। तो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो भी है कहां पर है, इस बड़े ब्रैकेट के अंदर में है, और किस तरह का बॉन्ड उसमें है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ये देखो बताएंगे, अभी बताएंगे, अभी इसको वेट करो, जब उस सीक्वेंस में आएगा तो उसको हम एक्सप्लेन करूंगा अभी। अब उसके बाद और क्या पढ़े थे हम लोग, नेक्स्ट डबल सॉल्ट। अच्छा, उसके पहले भी 3 और बताया था मैं, सेंट्रल एटम, हेमोग्लोबिन का, विटामिन B12 का, क्लोरोफिल का, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्लोरोफिल का क्या था बेटे, जल्दी जल्दी, क्लोरोफिल का मैग्नीशियम, हेमोग्लोबिन का आयरन, और विटामिन B12 का कोबाल्ट। ये तीनों चीज आपको रट्टा मारने हैं, ऑब्जेक्टिव आते हैं। फिर उसके बाद आपका डबल सॉल्ट पढ़े थे। डबल सॉल्ट का कॉन्सेप्ट क्या है, उसको यदि वाटर में डालेंगे तो वो पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाएगा। मोहर सॉल्ट पढ़े थे, फिर पोटास एलम पढ़े थे, और एक कार्नेलाइट पढ़े थे। इसको भी रट्टा मारना है। ठीक है, इसमें वाटर में डिजॉल्व करने पर कल क्वेश्चन भी देखे थे, आयंस, कितने आयंस का ब्रेकिंग हो रहा है ये। उसके बाद कॉम्प्लेक्स सॉल्ट भी हम लोग पढ़े थे। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट यानी इसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। बड़ा ब्रैकेट में जो है उसको क्या बोलेंगे, इसके 2-3 नाम होंगे, धीरे सारे लेंगे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कहने का मतलब क्या हो गया, अब ध्यान से देखो, ये जो आपका कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, यदि इसको वाटर में डालेंगे तो पोटेशियम और बड़े ब्रैकेट के बीच में आयनिक बॉन्ड है, ये तो टूट ही जाएगा, K+4 बना देगा, और FeCN होल 6 -4। लेकिन कोऑर्डिनेट कंपाउंड जो एक्चुअल है, बड़ा ब्रैकेट वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कभी भी वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है, इसलिए ये Fe और CN ब्रेक नहीं होगा। Fe और CN ब्रेक नहीं होगा, आयन के फॉर्म में ब्रेक नहीं होते हैं। ये कॉम्प्लेक्स आयन का हम लोग देख लेते। आज स्टार्ट करेंगे हम लोग टर्मिनोलॉजी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये बेसिक क्लियर होने के बाद टर्मिनोलॉजी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, क्या क्या उसमें कॉन्सेप्ट, टर्मिनोलॉजी कॉन्सेप्ट लिए गए हैं, उसके बारे में हम लोग अभी तक सिर्फ बेसिक किए कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है। अच्छा, एक चीज और पॉइंट स्टार्टिंग में बताया था कि
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो सेंट्रल एटम है वो 3D ब्लॉक का क्यों लिए थे? क्योंकि स्मॉल साइज होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, उसके पास d ऑर्बिटल खाली है, इसीलिए उसको हम सेलेक्ट करते हैं सेंट्रल मेटल। ठीक है, हाँ 3D ब्लॉक को इसीलिए सेलेक्ट किया जाता है, राइट। वो स्टार्टिंग में कल मैं बताया था इसको। अच्छा, अब आगे उससे आगे आज बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल K4FeCN6। अब कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया हुआ है, ठीक है, हमें कोई पूछेगा कि इसमें बताइए सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है। तो कल मैं कॉन्सेप्ट बताया था कि सेंट्रल मेटल एटम पहचानने का ट्रिक क्या है कि बड़े ब्रैकेट में अंदर घुसते ही जो पहला एलिमेंट दिखाई देगा, बड़े ब्रैकेट में इंटर करते ही जो पहला एलिमेंट दिखाई देगा वो क्या कहलाएगा? सेंट्रल एटम। जैसे यहां इसमें इंटर करते हमें क्या दिखाई देगा? आयरन दिखाई देगा। जिस तरह से घर में घुसते ही सबसे पहले मान ली कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो आपके घर के जो है फादर हैं या मदर हैं वो बातचीत करते हैं, तो सेंट्रल एटम आपके घर के लिए कौन हो गए? आपके मदर फादर। जैसे इस क्लासरूम में कुछ भी प्रॉब्लम्स आती है, कोई भी पेरेंट्स हैं तो मुझसे बात करेंगे, तो सेंट्रल मेटल एटम मैं हो गया। ये सारे स्टूडेंट क्या होगा? मेरे लिगेंड हो गए। आप मेरे साथ आपका किस तरह का रिलेशन है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड का रिलेशन है। कोई एक बना रहा है, कोई दो बना रहा है, जिसकी जैसी कैपेसिटी। तो मैं सेंट्रल एटम हो गया, आप सारे मेरे स्टूडेंट क्या हो गए? लिगेंड हो गए। तो सेंट्रल एटम पहचानने का क्या है कि बड़े ब्रैकेट में जैसे ही इंटर कीजिए पहले जो दिखाई देगा वो क्या कहलाएगा? सेंट्रल एटम कहलाएगा। तो यहां पर जैसे हो गया आपका Fe क्या हो गया? सेंट्रल एटम हो गया, सेंट्रल एटम हो गया, राइट। और इसमें और क्या फिर से ध्यान देना है कि पूरे ब्रैकेट को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी। स्क्वायर ब्रैकेट को हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन एंटिटी। इसको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ये क्या चीज है? इस चीज को समझते हैं। एंटिटी का मतलब क्या है? फैमिली। जैसे मैं और मेरे जितने स्टूडेंट इस क्लासरूम के हैं ये सारे क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन एकेडमी के मेंबर्स हो गए, फैमिली मेंबर्स हो गए। फैमिली मेंबर्स में कौन है? माई सेल्फ एंड ऑल माई स्टूडेंट्स, और कोई बाहर का नहीं है। जैसे घर में आपके फैमिली में मदर फादर, आपके भाई बहन जो भी हैं, क्या हो गया? एंटिटी हो गया, ऑल आर द फैमिली मेंबर्स। तो उसी तरह से यहां भी कोऑर्डिनेशन एंटिटी में यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कौन कौन है? सेंट्रल एटम और लिगेंड। कोऑर्डिनेशन एंटिटी में कौन है? कोऑर्डिनेशन एंटिटी में यहां कौन है? सेंट्रल एटम और लिगेंड। तो ये पूरे फैमिली को कोऑर्डिनेशन एंटिटी में कौन कौन है आपके? सेंट्रल एटम और लिगेंड। ये सारे को क्या कहेंगे? पूरे ब्रैकेट को, बड़े ब्रैकेट को नाम कोऑर्डिनेशन एंटिटी, राइट बेटे। कोऑर्डिनेशन एंटिटी में हाँ सेंट्रल एटम को छोड़कर जितने बचेंगे वो सारे लिगेंड। जैसे इस क्लासरूम में मैं सेंट्रल एटम हो गया, मेरे सारे बच्चे क्या होंगे? लिगेंड हो गए। वो सारे कैसे कनेक्टेड हैं? आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड से सारे कनेक्टेड हैं, राइट। ठीक है, तो ये भी एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होता है। अच्छा, अब आए ध्यान दें यहां पर कि इस बड़े ब्रैकेट के बाहर का खेला, इसको भी यहां भी कॉन्सेप्ट है। बड़े ब्रैकेट के बाहर जो है, अभी नाम मैं बताया था, उसको क्या बोला था? काउंटर आयन। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बाहर जो एटम होंगे उसको क्या बोलेंगे? जैसे यहां पर क्या है? पोटासियम, तो इसको क्या बोलेंगे? काउंटर। काउंटर क्यों बोला जा रहा है? ध्यान से समझने का। यदि इसको हम ये बड़े ब्रैकेट और बाहर के जो एटम है इसमें किस तरह का बॉन्डिंग है? आपका आयनिक बॉन्डिंग है।
राइट, यानी K4 प्लस K पर प्लस चार्ज और इस पर FeCN होल 6 -4, 4 पोटासियम है तो +4 चार्ज। तो ये क्या कर रहा है, काउंटर आयन क्या कर रहा है, बड़े ब्रैकेट के चार्ज को बैलेंस कर रहा है। ध्यान देने का, काउंटर मीन्स काउंट कर रहा है, यानी काउंटर कर रहा है। किस चीज को काउंटर कर रहा है, चार्ज को बैलेंस कर रहा है। काउंटर आयन कैटायन भी हो सकता है, एनायन भी हो सकता है। काउंटर आयन कैटायन भी हो सकता है, एनायन भी हो सकता है। काउंटर के नाम से ही क्लियर हो गया, काउंटर कर रहा है किसका, बड़े ब्रैकेट के चार्ज को, बड़े ब्रैकेट के चार्ज को बैलेंस कर रहा है। राइट बेटे, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि बड़ा ब्रैकेट का साइन नेगेटिव है, ठीक है, तो आपका काउंटर आयन किस तरह का होगा, कैटायन होगा। काउंटर आयन किस तरह का होगा, कैटायन होगा। ओके, अब यहां भी एक कॉन्सेप्ट है, इस कैटायन को पहले लिखेंगे कि बाद में, दोनों जगह लिख सकते थे, दोनों जो ऑप्शन है ना, हाँ, कैटायन को पहले लिखेंगे, पहले भी लिख सकते थे और इस बड़े ब्रैकेट के बाद भी लिख सकते थे। लेकिन रूल क्या है केमिस्ट्री में, कोई भी कंपाउंड जब लिखते हैं फर्स्ट कैटायन तब एनायन। कभी आप NaCl सुने हो क्या, Cl Na कभी सुने हो? आप जितने भी एनिक कंपाउंड में होगा आप देखोगे सब जब पहले कैटायन लिखते हैं तब एनायन लिखते हैं। कभी भी नहीं होगा कि एनायन पहले लिखेंगे और कैटायन बाद में, दैट इज रॉन्ग। रूल क्या करता है कि आप सॉल्ट में हमेशा क्या है, कैटायन फर्स्ट देन एनायन लिखना है। Cl Na कभी नहीं सुने होंगे। तो उसी तरह से यहां भी जब भी हम लिखेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, फर्स्ट कैटायन तब एनायन। अब इस केस में मेरा बड़ा ब्रैकेट क्या था, नेगेटिव चार्ज था, एनायन था, इसलिए कैटायन जो काउंटर आयन क्या होगा, कैटायन होगा और वो पहले लिखाएगा। यदि बड़ा ब्रैकेट पॉजिटिव साइन होगा, बड़ा ब्रैकेट यदि पॉजिटिव साइन होगा, कहने का मतलब कोऑर्डिनेशन एंटिटी, यदि पॉजिटिव चार्ज होगा तो काउंटर आयन किस तरह का होगा, एनायन होगा। इस पॉजिटिव को बैलेंस करने के लिए आपका किस तरह का लेना पड़ेगा, काउंटर आयन नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव बैलेंस। और ध्यान देना है यहां पर पहले क्या आएगा, कोऑर्डिनेशन एंटिटी तब काउंटर आयन, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पहले है ना, पहले कैटायन लिखते हैं तब एनायन लिखते हैं। क्लियर, समझ में आ रहा है बेटे? तो ध्यान क्या देना है कि जब भी आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पहले कैटायन तब एनायन। तो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो भी एटम रहेगा उसको क्या बोलते हैं, काउंटर आयन। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, काउंटर से ही क्लियर हो गया कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी के चार्ज को वो बैलेंस करता है। फिर काउंटर आयन पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि बड़ा ब्रैकेट का साइन क्या है, बड़े ब्रैकेट के साइन पर वो डिपेंड करेगा। यदि वो पॉजिटिव होगा तो ये निगेटिव होगा, यदि वो निगेटिव होगा तो काउंटर आयन पॉजिटिव होगा। फर्स्ट हम क्या लिखेंगे, कैटायन लिखेंगे तब एनायन लिखेंगे। ये चीजें 3 पॉइंट्स आपको ध्यान देना है। क्लियर है कॉन्सेप्ट काउंटर आयन का? ओके, चलो आगे बढ़े। आप इसको मिटा दूं मैं, ये अब यहां देखो, यहां पर क्या है, ये आपको ये दिया रहेगा, इसके लिए परेशान नहीं होना है, इसके लिए परेशान नहीं हो रहा। अब जैसे ये मेटल है तो पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव हो तो सोलर नेगेटिव होगा, ठीक है ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो Cl दिया रहता, बाहर Cl रहता, कोलिन, तो कोलिन पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो क्या आपका एंटिटी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। तो जो मेटल्स रहेंगे वो पॉजिटिव रहेंगे, नॉन मेटल्स ऑलमोस्ट नेगेटिव ही सारा है, क्लोरीन ब्रोमीन जो भी रहेगा बाहर में, उससे हम पहचान लेंगे।
और यहां पर थोड़ी देर के बाद मैं टेबल दूंगा जिसमें कि आपको जितने भी लिगेंड हैं, ये सारे लिगेंड जितने हो सारे के किस पर कितने चार्ज हैं वो याद करना मस्ट है। वो याद नहीं होगा तो आगे फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ना मुश्किल है। जहां रटना मैं क्लियर बोलूं बेटा, ये रटे बिना कोई उपाय नहीं। ठीक है, जैसे जैसे आएगा स्टेप प्रोसेस से बताते चलता हूं। पहले कुछ अब लिख लें कोऑर्डिनेशन एंटिटी के बारे में। कोऑर्डिनेशन एंटिटी समझ में आ गया। कोऑर्डिनेशन एंटिटी में क्या रहेगा? सेंट्रल मेटल एटम और ऑल लिगेंड्स। बड़े ब्रैकेट को हम क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन एंटिटी। सेंट्रल मेटल एटम को कैसे पहचानेंगे? बड़े ब्रैकेट में इंटर करते ही सबसे पहले जो दिखाई देगा वो सेंट्रल एटम होगा, बाकी सारे लिगेंड हो जाएंगे, बाकी सारे लिगेंड हो जाएंगे। राइट डाउन कोऑर्डिनेशन एंटिटी फर्स्ट। group of central metal atom, group of central metal atom and all ligands are collectively known as coordination entity. Coordination entity में क्या आ गया? सेंट्रल एटम प्लस ऑल लिगेंड्स, सेंट्रल एटम एंड ऑल लिगेंड्स। ठीक है बेटे, जैसे निकेल, ठीक है, यहां पर सेंट्रल एटम हो गया निकेल, ठीक है, और कोबाल्ट हो गया, ये कार्बोनाइल इसको बोलते हैं CO को, कोबाल्ट नहीं है, ये पूरे इस पर आपका देखेंगे न्यूट्रल लिगेंड है। इसको आगे सारे देखेंगे, टेबल में दूंगा कि कौन सा लिगेंड नेगेटिव है, उस पर कितना चार्ज है, उसका नाम कैसे लिखेंगे। फिर उसके बाद न्यूट्रल वाला को देखेंगे, जैसे कार्बोनिल हो गया, एमीन हो गया, वाटर हो गया, एक्वा हो गया, ये सारे क्या हैं? न्यूट्रल हैं। वो सारे एक टेबल लेंगे जो कि आपको रटना जरूरी है, वो मस्ट है। ठीक है, क्लियर हो गया बेटे? तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्लियर। आगे बढ़े हम लोग, इसको मिटा दूं। उसके बाद नेक्स्ट टर्म, ये टर्मिनोलॉजी में क्या है? सारे टर्म को अंडरस्टैंड करना है। टर्मिनोलॉजी का मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जितने टर्म्स हैं वो सारे को अंडरस्टैंडिंग बैठाना है। तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी समझ गए। उसके बाद कोऑर्डिनेशन स्फीयर, सारे को अच्छी तरह समझना, जब तक ये क्लियर नहीं हुआ तब तक बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन एंटिटी में क्या डिफरेंस है भाई? अब तब दोनों पढ़ने की क्या जरूरत पड़ती? तब पढ़ने की क्या जरूरत पड़ती? इसमें दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी में हम ब्रैकेट पे कोई चार्ज शो नहीं किया। कोऑर्डिनेशन एंटिटी में ब्रैकेट के ऊपर प्लस माइनस कोई चार्ज शो नहीं करते हैं। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में हम चार्ज को शो करेंगे कि वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कि न्यूट्रल है। कोऑर्डिनेशन एंटिटी दोनों बड़े ब्रैकेट को ही बोलेंगे, बड़े ब्रैकेट को ही कोऑर्डिनेशन एंटिटी, क्योंकि अभी पढ़े ना कोऑर्डिनेशन एंटिटी में क्या रहेगा? सेंट्रल एटम और लिगेंड। जब बड़े ब्रैकेट के ऊपर यदि कोई चार्ज शो नहीं करेंगे तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहलाएगा।
जब बड़े ब्रैकेट के ऊपर चार्ज शो करेंगे, जैसे ये FeCN होल 6 -4, रियल में देखिए तो K4 का कोई जरूरत नहीं है। K4 का क्या है, सिर्फ चार्ज का चाहिए, चार्ज को बैलेंस कर रहा है, किसके, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के चार्ज को। इसको आप क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, क्योंकि बड़े ब्रैकेट के ऊपर चार्ज शो किया। K4 का कोई रोल नहीं है। K4 का काम क्या था, सिर्फ आपको चार्ज को बैलेंस करना है। K4 यदि लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसका चार्ज बैलेंस हो गया, इस तरह से इसको लिखेंगे। काउंटर आयन का काम ही सिर्फ क्या करना है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के चार्ज को बैलेंस करना। अब देखो, अब नाम कैसे बदल रहा हूं, कौन नहीं, अब चार्ज यहां खत्म आ गया, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। वर्ड क्या मैं यूज किया कि पहले क्या बोल रहा, कोऑर्डिनेट, ये नाम बोला था कि काउंटर आयन क्या कर रहा है, बड़े ब्रैकेट के चार्ज को बैलेंस करता है, ये वर्ड मैंने बोला था। बड़े ब्रैकेट की जगह अब बड़े ब्रैकेट को क्या स्पेसिफाई किया, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के चार्ज को बैलेंस करेगा। अंडरस्टूड, क्लियर, समझ में आ रहा बेटे। तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी में क्या हो गया, कोई उसके बड़े ब्रैकेट पे चार्ज शो नहीं करता, यानी इस तरह से लिखा रहेगा, इस तरह से, या वो उस तरह से लिख सकते हैं ना, मतलब प्लस K+ और 4 -4, वो डिजॉल्व होने का, नहीं 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 नहीं, वो तो डिजॉल्व होकर फिर आयन के फॉर्म में आ गया, तब तो आप चार्ज शो कर दिए, वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो गया। जैसे ही इसको वाटर में आप डालिएगा, ये डिजॉल्व हो गया, K+ FeCN होल 6 -4, ये आ गया कोऑर्डिनेशन स्फीयर। जैसे ही बड़े ब्रैकेट पे चार्ज शो किए तो क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। हाँ, न्यूट्रल के केस में, न्यूट्रल के केस में दोनों सेम हो जाएंगे। जब न्यूट्रल होगा तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी और कोऑर्डिनेशन स्फीयर दोनों सेम हो जाएंगे, क्योंकि वहां पर कोई चार्ज शो नहीं करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो, प्लैटिनम क्लोराइड NH3 होल 2, यहां पर इस केस में कोऑर्डिनेशन एंटिटी भी यही है, क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं है, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी यही है। अब यहां पर कोई पूछे कि काउंटर आयन क्या है, कोई नहीं है, बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये न्यूट्रल है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो इस एग्जांपल में क्या देखे, कोऑर्डिनेशन एंटिटी और कोऑर्डिनेशन स्फीयर दोनों सेम। यहां पे क्या है, इस पर कोई चार्ज ही नहीं, ये न्यूट्रल है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बड़े ब्रैकेट पे कोई चार्ज नहीं, कोई चार्ज नहीं देने का मतलब, और बाहर में यदि कोई काउंटर आयन नहीं है, काउंटर आयन का काम क्या था, बड़े ब्रैकेट के चार्ज को बैलेंस करना। जब यहां पर पहले क्या देखे, कोई काउंटर आयन है ही नहीं, तो काउंटर आयन नहीं होने का मतलब ये न्यूट्रल है। काउंटर आयन आया क्यों था, बड़े ब्रैकेट के चार्ज को बैलेंस करने के लिए ना, बस इसका यही रोल था। यदि यहां पर है ही नहीं, इट मींस क्या होगा, ये न्यूट्रल होगा, इस पर कोई चार्ज नहीं है। जब कोई चार्ज नहीं हो गया तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी भी इसको बोल सकते हैं और कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी बोल सकते हैं। लेकिन अब यहां पर यदि काउंटर आयन रहता है, यदि काउंटर आयन और कोऑर्डिनेट एंटिटी दोनों है, तब यहां पर काउंटर आयन आने का मतलब ही हो गया कि कोऑर्डिनेशन बड़े ब्रैकेट पे कोई ना कोई चार्ज होगा, नहीं तो काउंटर आयन तो बिना मतलब क्यों जाएगा, कोई जरूरत ही नहीं। तो जैसे ही बाहर ब्रैकेट में बाहर में आप देखिएगा कोई भी एटम हो, इसका मतलब काउंटर आयन होने का मतलब बड़े ब्रैकेट पे चार्ज है, बड़े ब्रैकेट पर चार्ज है। तो जब तक चार्ज नहीं शो कर रहा है, यहां पर इस केस में ये क्या कहलाएंगे, कोई आपसे पूछे कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या है, तो FeCN होल 6। कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होगा, क्या बोलोगे आप, FeCN होल 6 होल पावर कितना है, -4। क्लियर, समझ में आया बेटे, दोनों में बेसिक डिफरेंस, कोऑर्डिनेशन एंटिटी और कोऑर्डिनेशन स्फीयर। चलो कोऑर्डिनेशन स्फीयर लिख लें पहले।
सेंट्रल मेटल एटम and all ligand are enclosed in a square bracket along with total charge on sphere is known as coordination sphere. Clear? Central metal atom and all ligand are enclosed in a square bracket along with total charge on the sphere is known as coordination sphere. जैसे अभी एग्जांपल में देखें K4, ठीक है, इस पर K प्लस FeCN होल 6 माइनस 4 स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर टोटल चार्ज शो किए, इसको क्या बोलेंगे हम? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और यदि आपसे कोई इस तरह से दिया है K4 FeCN होल 6, अब यहां पर कोई पूछ रहा है कि यहां पर काउंटर आयन क्या है? पोटासियम है। कैसा नेचर है? कैटायन है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर का चार्ज कैसा है? नेगेटिव है। कोऑर्डिनेशन एंटिटी में कौन कौन सा है? सेंट्रल मेटल, आयरन एंड सनाइड। इसमें सेंट्रल मेटल कौन सा है? ये सब बेसिक चीज, आयरन हो गया। लिगेंड कौन है? सनाइड है। कितने लिगेंड है? 6 है। राइट बेटे, चले आगे बढ़े। तब नेक्स्ट काउंटर आयन को भी लिख ले, जो कॉन्सेप्ट पढ़े हम लोग सारे, इसको मिटा दूं मैं, हो गया। नेक्स्ट काउंटर आयन। Counter ion is written outside of square bracket to neutralize the charge of coordination sphere कोऑर्डिनेशन स्फीयर के चार्ज को बैलेंस करता है। काउंटर आयन इज रिटन आउटसाइड ऑफ द स्क्वायर ब्रैकेट टू न्यूट्रलाइज द चार्ज ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के चार्ज को न्यूट्रलाइज करता है। जैसे एग्जांपल अभी देखे K4 वाला, सेम ये सब जगह ही रिपीट होगा। ठीक है, यहां पर काउंटर आयन पोटासियम हो गया। फिर कोई आपसे पूछे निकेल क्लोराइड CO4, यहां पर काउंटर आयन क्या है? व्हाट इज द काउंटर आयन? यहां पे काउंटर आयन क्या है? स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कोई है? नहीं है, काउंटर आयन कोई नहीं है।
ठीक है, यहां पर काउंटर आयन कोई नहीं है। इसमें क्रोमियम NH3 होल 3 H2O होल 3 Cl3। यहां पे काउंटर आयन कौन है? क्लोरीन। ठीक है, नेचर कैसा है काउंटर आयन का? नेगेटिव। पता चल गया? काउंटर आयन नेगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है बेटे, क्लियर? आगे बढ़े। सेंट्रल एटम के बारे में भी लिख लो, तो मैं बता दिया गोष्ठी ब्रैकेट में जो पहले दिखाई देगा वो सेंट्रल एटम होगा। चलो उसको भी लिख लेते हैं, ये लिख लो पहले। इस चैप्टर में यही ध्यान देना है, क्लास मिस मत कीजिएगा। क्लास मिस कीजिएगा अगला समझना मुश्किल है। जब होगा उस टाइम, जैसे एग्जाम होगा उस दिन नहीं कर लेंगे। जैसे बोर्ड का इन लोग का जैसे +2 का यदि आता है, हाँ क्या बेटे? हाँ, तो वो तो कल ही हुआ है, लेक्चर जाके सुन लो उसको। और सारा अभी रिकैप कर लिया, मैं टोटल कर लिया रिवीजन, इसीलिए तो मैं 15 मिनट कराता हूँ, जो इसका छूटा वो मेंटेन हो जाए। उसका बाकी उसके लिए तो लेक्चर पढ़ा ही हुआ। हो गया मिटाऊं? नेक्स्ट, सेंट्रल एटम। और या आयन भी बोल सकते हैं। सेंट्रल मेटल is the atom inside the coordinate entity। ध्यान से देखो, inside the coordinate entity। कहां पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर का वर्ड यूज कर रहे हैं, कहां पर कोऑर्डिनेशन एंटिटी यूज कर रहे हैं, ये दोनों डेफिनेशन से क्लियर हो रहा है। काउंटर आयन में कोऑर्डिनेशन स्फीयर के चार्ज को न्यूट्रलाइज करता है काउंटर आयन। यहां पर देखो विदाउट चार्ज की बात कर रहे हैं। सेंट्रल मेटल इज द एटम इनसाइड द कोऑर्डिनेट एंटिटी, राइट, which accept the pair of electron from all ligands, सारे लिगेंड से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल चार्ज नहीं है ना, चार्ज की बात नहीं कर रहे हैं ना, भाई चार्ज शो करने का मतलब ये, जैसे अब ये लिखे K4 FeCN होल 6, कहाँ चार्ज लिख रहा है? वो तो रहेगा, लेकिन चार्ज शो नहीं ना किए। जब चार्ज नहीं शो करें इस तरह से लिखे हैं तो ये FeCN होल 6 को क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन एंटिटी। अब इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, FeCN होल 6 -4, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो गया। सेंट्रल एटम तो रहेगा ही, ब्रैकेट के अंदर के जो चीज है वो सब चीज मेंटेन। हाँ, तो ये डिफरेंस है। काउंटर आयन क्या किया? कोऑर्डिनेशन स्फीयर के चार्ज को बैलेंस किया।
और यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं कि सेंट्रल एटम यहां भी वही रहेगा, लेकिन यहां क्या बोले कोऑर्डिनेशन स्फीयर का सेंट्रल एटम कौन है, Fe। इस तरह से वर्ड यूज होगा। यहां पर क्या हो जाए, कोऑर्डिनेशन एंटिटी का सेंट्रल एटम कौन है, Fe होगा। ये इस तरह से छोटी सी ही डिफरेंस, ये बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी स्फीयर। इसी में मैं पूछूं कोऑर्डिनेशन, यहां पर कोऑर्डिनेशन एंटिटी का सेंट्रल एटम कौन है, आयरन, आप बोलोगे। या ये दोनों चीज सेम है, सिर्फ लिखने का स्टाइल अलग है। कैसे लिखते हैं, कैपिटल ए स्मॉल ए, दोनों चीज तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही है, सिर्फ लिखने का स्टाइल अलग अलग है। तो लिखने का स्टाइल अलग होगा, जैसे कैपिटल ए बोलते हो स्मॉल ए बोलते हो, उसी तरह से यहां भी नाम अलग अलग। जब इस तरह से लिखें विदाउट चार्ज लिखें कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोल देंगे, विथ चार्ज लिखेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोल देंगे। राइट बेटे। हाँ, तो सेंट्रल मेटल इज द एटम इनसाइड द कोऑर्डिनेट एंटिटी विच एक्सेप्ट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑल लिगेंड। सारे लिगेंड से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। ठीक है। अब जैसे FeCN6, जैसे इसमें अब आपसे कोई पूछेगा इसमें कि सेंट्रल एटम कौन सा है, Fe बोलोगे। फिर उसी तरह से COCl कोबाल्ट है, CO का मतलब यहां कोबाल्ट है, NH3 +2 चार्ज दिया हुआ है। ठीक है। तो यहां से आपको पूछेगा कि सेंट्रल एटम कौन है, कॉन्सेप्ट क्या है, बड़े ब्रैकेट के अंदर घुसना है, जो पहले दिखाई दिया वो सेंट्रल एटम हो गया, बस कोबाल्ट आ गया। जो पहले दिखाई देगा वो सेंट्रल एटम होगा, या कोऑर्डिनेशन एंटिटी हो या कोऑर्डिनेशन स्फीयर। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं, जो पहले, जैसे घर में कोई भी प्रॉब्लम होगा पहले मदर फादर बात करेंगे तो वो सेंट्रल एटम हो गया। अब इस क्लासरूम में कोचिंग में कुछ भी प्रॉब्लम होता है, फर्स्ट कोई भी मेरे से बात करेगा तो मैं सेंट्रल एटम हो गया, बाकी जो बच गए वो सारे लिगेंड हो गए। ठीक है, क्लियर है, सेंट्रल एटम भी हो गया। ओके, आगे बढ़े। अब चलेंगे, सेंट्रल एटम को भी पढ़ लिए, अब लिगेंड के बारे में हम पूरे डिटेल्स में पढ़ना है, लिगेंड के बारे में, क्योंकि सेंट्रल एटम के बारे में आपको नॉलेज हो गया, 3D ब्लॉक का है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेता है, एक्सेप्टर है, एक्सेप्टर को और क्या बोलते हैं, लिविस बेस भी बोलते हैं, कल सारे किए थे। यहाँ पर लिगेंड क्या होंगे, लिविस एसिड होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, गलत तो नहीं बोला हूँ, गलत बोला हूँ, हाँ, लिगेंड जो होंगे लिविस बेस हो जाएंगे। और आपका सेंट्रल एटम पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो लिविस एसिड हो जाएगा। ये सारे कॉन्सेप्ट पक्का रहना चाहिए। तो सेंट्रल एटम के बारे में हम लोग सारा चीज डिस्कस कर चुके, अब लिगेंड के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसका क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड देखेंगे, अब उसके बारे में सारा लेक्चर्स उसी पर अपना कंटिन्यू रहेगा। चलें चालू करें अभी। तो लिगेंड तो पहले क्लियर हो गया भाई, लिगेंड कैसे पहचानेंगे कोऑर्डिनेट कंपाउंड में, हाउ टू आइडेंटिफाई कि ये लिगेंड है। लिगेंड के पास क्या होगा, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा या लोन पेयर होगा। हाउ टू आइडेंटिफाई लिगेंड, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे और क्या होगा, निगेटिव लोन पेयर होगा। लिगेंड को आइडेंटिफाई करने का उपाय क्या है, उसके पास या तो नेगेटिव चार्ज होगा या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा। इस तरह से हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बड़े ब्रैकेट के अंदर लिगेंड को पहचानेंगे। ठीक है, इन एन आयन or molecule which can donate pair of electron to metal atom
टू मेटल एटम और या मेटल आयन, metal ion can form coordinate bond और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को और क्या बोलते हैं, डेंटिव। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ही डेटिव, DATIVE, डेटिव बॉन्ड। ठीक है। In an ion or molecules which can donate a pair of electron to metal atom or metal ion can form a coordinate bond is called ligand. Is called ligand. इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? निगेटिव चार्ज या तो उस पर होगा या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे। बड़े ब्रैकेट के अंदर में हम देखेंगे कि किस एटम पर नेगेटिव चार्ज है या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, वो लिगेंड का। लिगेंड क्या करता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है सेंट्रल एटम से। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है सेंट्रल एटम से। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का ही नाम डेटिव बॉन्ड। हाँ, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ द लिगेंड, किस बेस पर इसको क्लासिफाई करेंगे? तो पहला तो हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। लिगेंड पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, राइट। तो क्लासिफिकेशन हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। दूसरा क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे करेंगे? कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, एक बना रहा है कि दो बना रहा है कि तीन बना रहा है, राइट। उसी को हम लोग यहां नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड को क्या वर्ड यूज करते हैं? डेंसिटी, DENCITY, डेंसिटी, यानी कितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बना रहा है। 1 2 3 4, जैसे 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड 4 डेंसिटी है उसका, 2 बनाएगा तो 2 डेंसिटी है, राइट। इसका मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो पहला तो यार क्लासिफिकेशन जो करेंगे चार्ज के बेस पर, दूसरा डेंसिटी के बेस पे कितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स बॉन्ड बना रहा है, थर्ड क्या है दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, बेस्ड ऑन इंटरेक्शन बिटवीन सेंट्रल एटम और लिगेंड। दो पर ही पूरा फोकस करना है। चले इसको मिटाऊं मैं। यानी डेंटिस्ट डॉक्टर कितने प्लस से आपको दांत खींचेगा? एक दांत खींचेगा तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड गया, 2 दांत खींचेगा 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड गया, 3 खींचेगा तो 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड गया, 32 खींचेगा तो बुढ़ापा आ जाएगा। चलो क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड। क्लासिफिकेशन अब यहां से ध्यान से आप समझना चालू कीजिए। पहला क्या मैं बोला? ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, यानी कहने का मतलब लिगेंड जो होगा नेगेटिव चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज की बात कर रहे हैं। नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, ठीक है। तो पहला क्लासिफिकेशन किए ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, दूसरा हम लोग किए ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, DENTICITY। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सॉरी डेटिव बॉन्ड भी इसी को बोलते हैं। ये सारे टर्म्स आप वाकिफ रहिए, एनसीईआरटी जब पढ़िएगा तो ये सारे टर्म आएंगे तो कंसेप्ट क्लियर। इसी कारण ये चैप्टर को समझने में मुश्किल होते हैं, ठीक है। तो पहला चार्ज के बेसिस पे रखेंगे, यानी कहने का मतलब लिगेंड जो होगा
पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। लेकिन आप कहो सर आप तो बोल रहे हो कि नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर होगा तभी बोलेंगे। सब जगह सोचना है। मैंने क्या बोला, हाउ टू आइडेंटिफाई लिगेंड, नेगेटिव चार्ज इस पर होना चाहिए और लोन पेयर होना चाहिए। अब क्या कर रहा हूं, पॉजिटिव भी होना चाहिए, नेगेटिव भी होना चाहिए, तो कैसे होगा दोनों चीज? H2O वाटर, ऑक्सीजन लोन पेयर है, वाटर क्या है? न्यूट्रल। एमीन NH3 H H H लोन पेयर है, राइट। हाँ, पॉजिटिव चार्ज वाला रिस्ट्रिक्टेड 2 ही 3 पढ़ना है, एक ही ज्यादा जो है नाइट्रोसोनियम, वो सब करेंगे NO+, यहां नाइट्रोजन पर लोन पेयर है। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो ये क्लियर हो गया कि निगेटिव और लोन पेयर जो मैं बैठा वहां वो कॉन्सेप्ट दूर हो गया। लोन पेयर रहेगा, जो न्यूट्रल रहेगा उस पर लोन पेयर रहेगा, स्वाभाविक है। निगेटिव चार्ज वाला नो समस्या। पॉजिटिव और न्यूट्रल होने का मतलब किसी न किसी एलिमेंट पर, किसी न किसी एटम पर लोन पेयर होगा, यदि लिगेंड है तो। ठीक। दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, इसको पूरा डिटेल्स में हम लोग को पढ़ना है बहुत अच्छी तरह से कि हाउ टू, कैसे मोनोडेंटिसिटी, डाइडेंटिसिटी, पॉलीडेंटिसिटी, ये सारे डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे। टेट्राडेंटिसिटी, उसमें कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि रटने भी हैं, जो कि आते हैं 100%। ठीक है, तो उसको डिटेल्स में स्टडी करेंगे, पहले इसको कवर अप करके तब इसको करेंगे। और थर्ड वाला है, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, जस्ट लिख लेते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरैक्शन between central atom Ca and ligand। चार्टर्ड अकाउंटेंट वाला नहीं, सेंट्रल एटम वाला है। ठीक है, ये हो गया किस बेसिस पर, थोड़ा सा अब इसको हम लोग पढ़ लेते हैं तब क्लास एंड कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ लेक्चर थोड़ा लंबा लंबा खींचेंगे तभी कंप्लीट होगा जल्दी। ठीक है, ये लिख लो इतना बेटे पहले। यहां पर लिगेंड जो होंगे उसके नाम के बारे में भी सीखेंगे, कैसे नेमिंग करेंगे, और फिर डिटेल्स में लेटर ऑन जब आईपीएससी पढ़ेंगे वहां भी सीखेंगे, क्योंकि यहां भी जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने आईपीएससी पढ़ा था, यहां भी आईपीएससी नेमिंग सीखना है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। ठीक है, पहले ये सारा बेस तैयार होने के बाद नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी के बाद आईपीएससी नेमिंग है कोऑर्डिनेट कंपाउंड का। तो चलो, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज को हम लोग थोड़ा डिटेल्स में स्टडी करें। चार्ज के बेस में इस टेबल को आपको रट्टा मारना है, इस टेबल को रट्टा घुट्टा लगाना है, इसके बिना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आगे समझना मुश्किल है। जो चीजें हैं फैक्ट चीज मैं बोलते जा रहा हूँ, जहां जहां रट्टा सॉलिड मारना है वहां रट्टा जरूर मार, जहां समझने का चीज है वहां समझ लीजिए, जहां रटना है उसके बिना काम ही नहीं चल सकता है। अब कौन सा लिगेंड पॉजिटिव है निगेटिव है ये नहीं याद रखिए तो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे सेंट्रल एटम, जो कि पूछता है एग्जाम। इसलिए लिगेंड पर उसका नेमिंग और कौन सा चार्ज है, +1 चार्ज है कि -1 चार्ज है कि -2 है, वो रटना पड़ेगा। चले, चार्ज को पहले नेगेटिव वाला को कंसीडर करें, नेगेटिव चार्ज। अब चलो यहां ध्यान से देखना बेटे, पहले Cl माइनस चार्ज है, लिगेंड है। नाम कैसे, नाम का ध्यान से देखो सारे नेमिंग कैसे करें। आप क्या जानते हो, क्लोरीन यही जानते हो ना, CHLORNE, ई लास्ट में क्या रहा है, ई को हटाकर यहां क्या करेंगे, ओ लिख देंगे। ई को हटाकर जहां जहां ई होगा
खाली इसी के लिए नहीं है, जनरल रूल। ऑक्साइड, ब्रोमाइड, लास्ट में जहां ई आएगा, ई को रिप्लेस करना है किससे? ओ से। अब इसका जब नेमिंग करेंगे तो क्लोराइड, हाँ क्लोराइड, एक मिनट रुक जा बेटे, क्लोराइड है, क्लोराइड है, डी ई है, डी ई क्लोराइड, तो यहां पर डी क्लोराइडो या क्लोरो। अब जैसे बी आर है माइनस, तो हम क्या बोलते हैं? ब्रोमाइड, बी ब्रोमाइड, ब्रोमाइड। तो यहां से ई हटा के क्या कर लेंगे? ब्रोमिडो। ई को रिप्लेस करके ओ से करना है। ब्रोमो भी बोलते हैं, लेकिन जनरल रूल क्या? जहां जहां जो नाम जानते हैं, जहां जहां लास्ट में ई होगा, ई को हटाकर ओ जोड़ देना है, जनरल रूल है। ठीक है, चलें उसको देखें आप इस रूल को। तो ये क्या हो गया? क्लोराइडो, CHLO, CHLORI, वो भी नाम लिख देते हैं, क्लोराइड होता है। ई को हटाकर हम लोग क्या लिख रहे हैं? CHLORIDO, क्लोराइडो, या क्लोरो भी बोलते हैं, और क्लोरो। तो ई को रिप्लेस करके क्या किए? ओ उसके जगह पे लिख दिए नेमिंग में। ये आईपीएससी नेम में ये सब फायदा करेगा, यही सब सीखना है। PBr माइनस, नाम के साथ चार्ज भी याद रखना जरूरी है, नेमिंग के साथ साथ चार्ज भी याद रखना जरूरी है। ब्रोमीन पर -1 चार्ज होता है, क्या इसका नाम है? ब्रोमाइड, ब्रोमाइड। तो क्या होगा? ई को हटाकर ब्रोमीडो, BROMIDO, या ब्रोमो भी बोलते हैं। ठीक है बेटे। OH माइनस, ऑक्साइड, ये हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड इसको बोलते हैं, ऑक्साइड तो वो वाला बोला, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, DE, ई को हटा के हाइड्रोक्सो दो, ई हटा देंगे, हाइड्रोक्सीडो, हाइड्रोक्सो, हाइड्रोक्सो, एक मिनट यहां देख लेना बेटे। हाँ, शॉर्ट में जैसे ब्रोमो लिख रहे हैं, हाइड्रोक्सो भी बोलेंगे, ये भी बोलेंगे। ठीक है, इसको और हाइड्रोक्सो भी बोल सकते हैं, हाइड्रोक्सो, जैसे ब्रोमो, क्लोरो। ठीक है, लेकिन जनरल रूल 1 to 8 सेटअप फिक्स रखो। ई जहां भी होगा नाम में, एक्चुअल नेमिंग में, ई हटाकर आयन, जब आयन के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो रहा है? ई को हटाकर ओ कर देना है, क्या कि ये सारे आयन के फॉर्म में लिख रहे हैं। आगे अब हाइड्रोक्सो हो गया, फिर से CO3, इस पर देखो अब चार्ज, ये कार्बोनेट होता है, कार्बोनेट पर चार्ज क्या है? -2। अब चार्ज भी याद रखना जरूरी है, नहीं ये याद होगा आगे पढ़ना मुश्किल काम है। तो ये क्या है? कार्बोनेट, कार्बोनेट, यहां से ई हटा के कार्बोनेटो, ई हटाकर कार्बोनेटो। ठीक है, इस पर चार्ज क्या है? -2, CO3 -2। और उसके बाद क्या है? थायोसाइनेट, S, ये भी नाम आप जानो, ऑर्गेनिक में पढ़े हैं, SCN-1, राइट। इसको क्या बोल रहे हैं? THIO, थायोसाइनेट, थायोसाइनेट है, राइट। तो यहां पर ये हट के क्या हो जाएगा? थायोसाइनेटो, ये हट के थायोसाइनेटो। ठीक है, सब जगह रूल लग रहा है। आगे फिर इसी में आपका है सल्फेट वाला, SO4 -2, सल्फेट पे -2 होता है। ठीक है, यहां देखो अब ध्यान से, ये क्या है? सल्फेट,
TEE हट गए, सल्फेटो, सल्फेट, ये हट के ई हट के क्या लग गया, सल्फेटो, राइट। और क्या है, C2O4-2, ये कौन सा है, C डबल बॉन्ड O माइनस, C डबल बॉन्ड O माइनस, ऑक्सीलेट, ऑक्सीलेट पढ़े हैं हम लोग, ऑक्सीलेटो, स्ट्रक्चर देखो ये C2O4-2, C डबल O कार्बोक्सिलिक एसिड वाला, C डबल O दोनों पर आयन आयन, ठीक है। ये क्या है, C डबल O माइनस। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीलेट बोलते हैं, ऑक्सीलेटो, ऑक्सीलेट, ये हटके ऑक्सीलेटो। फिर उसके बाद इस पर चार्ज क्या है, -2, फिर NO2-2, ठीक है। ये नाइट्रेट, नाइट्रेटो, नाइट्रेट हो गया, Ni, नाइट्रेट, ये क्या हो जाएगा, नाइट्रेटो, ठीक है। देखिए नीचे में आ रहा है ना बेटे, आ रहा, देख लेना तू बेटे, ठीक है। तो ये हो गया निगेटिव चार्ज, और जो होंगे धीरे धीरे करेंगे, ठीक है। नेमिंग में कोई दिक्कत नहीं आ रहा, जहां जहां ई होगा वहां पर ओ लगा देना है, जहां जहां ये, हाँ चार्ज भी याद रखिए, ये सब में तो पते ही आ रहे हैं। कार्बोनेट में -2 चार्ज हो गया, ये थायोसाइनेट पे -1 चार्ज, सल्फेट में -2 पहले से ही जानते हैं, Pc2OH ऑक्सीलेट में -2 चार्ज होता है, नाइट्रेट पे -2 चार्ज। ये चार्ज याद करना मस्ट है, ये याद करना मस्ट है, नहीं होगा तो आगे बहुत मुश्किल हो जाएगी, ये इसमें कोई समझौता नहीं, ठीक है। अब यहां पर न्यूट्रल वाला को लेके आ जाते हैं। न्यूट्रल में ज्यादा नहीं है, न्यूट्रल का मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं, CO कार्बोनाइल, कार्बोनाइल CARBONYL, कार्बोनाइल, ये भी याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि सेंट्रल एटम का क्वेश्चन हम लोग को बनाना है, सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना रहता है। तो जब तक लेजेंड का आपको चार्ज नहीं मालूम रहेगा तो ऑक्सीडेशन नंबर आप निकाल नहीं सकते, ठीक है बेटे। तो कार्बोनाइल क्या हो गया, न्यूट्रल, इस पर कोई चार्ज नहीं। उसके बाद नेक्स्ट वाला, ध्यान से, कोई गप नहीं, कोई अभी गप करोगे मैं भी डिस्टर्ब होऊंगा, आपको भी नहीं समझ में आएगा। उसके बाद नेक्स्ट, ये नाम सुने हैं, NH2 CH2 CH2 NH2, इसको अंडरस्टैंड करने का। अब देखो इसका नेमिंग कैसे करें, IPSC से तो आप आराम से कर लोगे, नंबरिंग डालो 1 2, ठीक है। क्या है, मिथ ईथ 2 कार्बन है, तो इथेन -1,2 डाई एमीन, IPSC के अकॉर्डिंग हो गया। क्या लिखेंगे, इथेन -1,2 डाई, यहां पर ध्यान देना बच्चे, गलती क्या करते हैं, डबल एम छोड़ देते हैं, डबल एम छूट जाता है गलती से, तो एमीन, ठीक है। ये तो हो गया IPSC कॉमन नेम, ध्यान से समझो इसको बेटे। जैसे CH3CH3, ये क्या हो गया, इथेन, ये डैश नहीं दो, इथेन, एक H हटाएंगे यहां से, क्या बन जाएगा, इथाइल, एक H हटाने से अल्काइल ग्रुप बन जाता है, तो इथाइल, ठीक है। अब इधर से भी H एक हटा रहा हूं तो इथाइलिन बन जाएगा, इधर से भी एक H हटाऊंगा तो इथाइलिन। अब इसके बाद क्या है, ये देखो इधर NH2 जुटा है, इधर NH2 जुटा है, ये सब बहुत रिपीट होने हैं, बार बार रिपीट होंगे,
इतने बार रिपीट होंगे कि आपको याद हो जाएगा। जैसे कैसे K4 FeCN6 बार बार एग्जाम्पल पे लेके आ रहे हैं, उसी तरह से ये सब लिगेंड बार बार यूज में आएंगे। तो आप देखो ये क्या हो गया, इथिलीन डाइएमीन। नेमिंग क्या हो गया, इथिलीन डाइएमीन। शॉर्ट में इसको EN भी लिखता है, शॉर्ट में EN। इथिलीन कैसे नाम आ गया, क्लियर आ गया, इथिलीन डाइएमीन, शॉर्ट में EN, न्यूट्रल है। हाँ, अब ये देखो कैसे कहोगे कि लिगेंड है, इस पे एक लोन पेयर, इस पे भी एक लोन पेयर, इसी को हम लोग लोन पेयर साइट बोलते हैं ना, कंस्ट्रक्शन साइट। तो यहां पर लोन पेयर साइट कहां कहां है, एक यहां है, एक यहां है। साइट से ही डिसाइड होगा कि नंबर ऑफ डेंसिटी कितना हो गया, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने में हो गए। नंबर ऑफ लोन पेयर साइट से ही डिसाइड होगा कि कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे, या डेंसिटी वर्ड यूज करते हैं। नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड को यहाँ डेंसिटी से यूज करेंगे। CH3 CH2 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 NH3 यहाँ NH2 नहीं, NH3 सब जगह। तो देखो लिगेंड तो है, यहाँ दो साइट है, दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने। वो ये हटा दो, ये तो समझाने के लिए डाला था। हाँ, इथाइलिन डाइएमीन, शॉर्ट में EN लिखेंगे। तो इसमें आपसे यदि कोई पूछे कितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं, एक तो बनेंगे जो सेंट्रल मेटल होगा, और आगे सब पढ़ेंगे। ये रिंग भी बन एक से दो से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा जो होता है तो रिंग का फॉर्मेशन भी करता है, वो सब दे चलेंगे। हाँ ठीक है, तो ये इथिलीन डाइएमीन हो गया, ये भी न्यूट्रल हो गया, EN बोलेंगे। क्लियर है, इसको मिटा दूं, अब यहां पर ये रहने देते हैं। इस बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसका नेमिंग, बार बार इसको जरूरत पड़ेगी। कार्बोनाइल का भी बराबर, फिर इथाइलिन डाइएमीन भी बराबर यूज होगा, ये सारे न्यूट्रल हैं। उसके बाद H2O वाटर, एक्वागार्ड से इसको याद रखो, एक्वा इसका नाम है, एक्वागार्ड। हाँ लिख सकते हैं, नहीं हाइड्रोक्सो, हाँ लिख सकते हैं। एक्वा क्लियर हो गया, एक्वागार्ड से न्यूट्रल है, इस पर भी कोई चार्ज नहीं है। और एक जो है एमीन, अभी जो बार बार डिस्कस किया, ये भी क्या है, न्यूट्रल लिगेंड। इस पर लोन पेयर है ना, लोन पेयर पास जाने का आप ट्रिक, आइदर नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर। तो पॉजिटिव चार्ज वाला और न्यूट्रल वाले पे क्या होगा, लोन पेयर होगा। क्लियर बेटे, समझ में आया। ये सारे रट्टे जरूर मारने हैं। अब पॉजिटिव चार्ज वाला एक ही है, एक दो है, उसको लिख लेते हैं, ज्यादा इसमें डिटेल्स में पॉजिटिव, इसी पर और इस पर फोकस करना है, पॉजिटिव नेगेटिव वाला। नेमिंग इसका भी क्लियर हो गया, कैसे नेमिंग करना, जहां ई होगा ई को रिप्लेस करके ओ वर्ड यूज कर लेना है। क्या बेटा नाम है, एक्वा ही है ना, हाँ एक्वागार्ड से इसको याद रखिएगा, बार बार ये सारे यूज होंगे। लेकिन बीच में पॉजिटिव वाला इसको मिटा देता हूं, नेमिंग वाले को। पॉजिटिव चार्ज ये उतना नहीं इंपॉर्टेंट है, जो है एक लास्ट वाला जो है इंपॉर्टेंट, उसको मैं बता दे रहा हूं। NH2 NH3 प्लस, नेमिंग क्या है, हाइड्रोजीनियम, HYDRA, GINI, हाइड्रोजीनियम। ठीक है, एक उसी तरह से नेक्स्ट NO2 प्लस नाइट्रोनियम। यहां पर देखो कैसे याद नेमिंग करें, IUM लग रहा है,
ईएम, सब में IUM। अब देखे नाइट्रो, तुम लोग जानते हो नाइट्रोनियम IUM। किसमें? नहीं नहीं, वो आगे वाला है, NO+ वाला में, NO+ वाला में, NO+ वाला में नाइट्रोसोनियम, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिए, NO+ वाला। ठीक है बेटे, तो आज यहीं पर इंड करते हैं। इस टेबल को आप रट्टा मार लीजिएगा बढ़िया से, क्योंकि तभी आगे के लेक्चर में कल समझ में आएगा। यदि नहीं रहेगा रट्टा तो मुश्किल है। ठीक है, लिगेंड पे ही पढ़ेंगे, लिगेंड को डिटेल्स में पढ़ना है हम लोग को पूरा। अब वो भी आसान है, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड से ही सारा चीज डिसाइड करेंगे। एग्जांपल्स हैं जो कुछ बीच बीच में है, इंपॉर्टेंट है, जहाँ रटना होगा वो मैं बताते जाऊंगा। ठीक है बेटे, यहीं पर रखें।